Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the 12th lecture in Advanced Topics in Change Management. As you are aware, we were talking about life cycle and the necessary changes an organization has to make as it progresses in its life cycle stages. That is, when it grows from growth to maturity. अगर आपको याद हो तो हमने बहुत सारी इसमें स्ट्रैटेजीज देखी थी कि किस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं तो अपनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज लेके आती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक्विजिशंस और अलायंसेस करके भी ग्रो करने की कोशिश करती। आज हम एक दुनिया की मशहूर कंपनी की एग्जांपल लेके, दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक की एग्जांपल की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने आप को रिवाइटलाइज किस तरह किया। जैसे कि आप जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शायद उसको कायम हुए 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और एक मशहूर साइंटिस्ट जिसको कि हम सब जानते हैं बेसिकली, जिसने कि लाइट बल्ब इन्वेंट किया था, थॉमस अल्वा एडिसन, वो इसका फाउंडर था। और एक मशहूर मैनेजर, एक मशहूर टॉप मैनेजर जैक वेल्च इसी कंपनी को 20 साल तक रन करता रहा। जब जैक वेल्च ने 2000 में सीईओ की पोजीशन से जो है वो रिटायरमेंट ली और ही वॉज नो लॉन्गर द सीईओ ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, तो उस वक्त जनरल इलेक्ट्रिक जो थी वो अपनी मैच्योरिटी पे थी और इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। लेकिन इसके साथ साथ जो नया सीईओ था उसने ये ज़रूरी समझा, जिसको कि हम सब जेफ एमलेट के नाम से जानते हैं, उसने ये ज़रूरी समझा कि अब जीई को थोड़ा सा रिवाइटलाइज करने की भी ज़रूरत है और ऑर्गेनिक ग्रोथ पे हमें जोर देने की ज़रूरत है अगर हमने फर्दर मार्केट में ग्रो करना है। तो देखिए, ऑन फ्राइडे September 7, 2001, 43-year-old Jeff Amlett became GE 9th CEO in its 109-year history. 4 days later, 2 planes crashed into the World Trade Center towers. In the turmoil that followed, an already fragile post-internet bubble stock market dropped further, and subsequent downturn in the economy resulted in a drop in confidence that spread rapidly around the globe. देखिए, सितंबर 7, 2001 में जेफ एमलेट ने जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक के 9th सीईओ के तौर पर चार्ज संभाला। इसके 4 दिन बाद ही हम देखते हैं कि सितंबर 11 का वाक़या पेश आ जाता है, जिसकी वजह से इस जेफ एमलेट जो है उसके लिए हालात और भी मुश्किल हो गए और ऑलरेडी जो एक फ्रैजिल यूएस इकोनॉमी थी दैट बिकेम मोर फ्रैजिल, दैट बिकेम मोर डाउनटर्न्ड, दैट बिकेम उसमें और मज़ीद कमी आ गई। ठीक है, जब वो मार्केट और कमज़ोर हो गई। उसकी बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो जीई को आसानी से टर्न अराउंड ना कर सका। ठीक है, और उसकी एक रीज़न यही थी कि जो उस वक़्त ग्रोइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वर्ल्ड वाइड, वो उसकी एक बड़ी वजह समझी जाती थी। In 2002, after promising that earning would grow by double digits, Amlett had to report a modest 7% increase in GE profits on revenues that were up only 5% on the 2001 sales, which had declined 3% from the prior year. By the end of 2002, GE stock was trading at $24, down 39% from a year earlier and 60% from its all-high time of $60 in August 2000. देखिए,
यहाँ पे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि एमलेट के लिए हालात कितने मुश्किल थे। दो एमलेट ने 2001 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर जीई का चार्ज संभाला, पर उस वक़्त हालात इंतहाई मुश्किल हालात थे। दुनिया भर में एक दुनिया भर जो थी वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, और उस पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, सितंबर 11 का जो वाक़या पेश आया, उसकी वजह से मज़ीद जो बिजनेसेस थे उनके लिए और मज़ीद मुश्किल हालात पैदा हो गए। ठीक है, तो इस वक्त एमलेट जो था, जो कि ये समझता था कि कम से कम वो 7% इंक्रीज़ इन जीई प्रॉफिट्स जो है वो इंडिकेट करेगा 2001 में, लेकिन वो इंक्रीज़ 5% से ज़्यादा ना हो सका। और 2001 में जीई की स्टॉक प्राइस की कीमत सबसे कम थी, या अपनी पूरी हिस्ट्री में सबसे कम रिकॉर्ड की गई। अब एमलेट ये समझता था कि ये कोई अच्छा टाइम नहीं, ये कोई अच्छा मौका नहीं, और ये कोई अच्छा टाइम नहीं कि उसको सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ड्राइविंग ग्रोथ द स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी। Beyond this immediate market pressure, Amlet was acutely aware that he stood in a very long shadow cast by his predecessor, Jack Welch. देखिए, एक और जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जैक वेल्च जो था वो क्योंकि एक बड़ा ही कामयाब सीईओ तो साबित हुआ था और एक कामयाब बिजनेस लीडर साबित हुआ था, उसके 20 इयर्स रेन में जनरल इलेक्ट्रिक ने शेयर होल्डर्स की वेल्थ में 23% पर एनम इंक्रीज किया था, और एक एस्टॉनिशिंग फिगर $380 बिलियन का शेयर होल्डर्स की वेल्थ में जैक वेल्च ने इंक्रीज किया था। ठीक है, तो जैक वेल्च ने उनकी दौलत में जो इजाफा किया था वो $380 बिलियन का था। अब देखिए, ये इजाफा जो था ये बड़ा हैरानकुन था। दुनिया में बहुत कम ही कंपनीज हैं, जो बहुत कम ही चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं जो जिन्होंने के अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इस हद तक बढ़ाया हो, या इस हद तक बढ़ाने में कामयाब साबित हुए हों। अब देखिए, ये एक और चैलेंज क्रिएट करता था एमलेट के लिए, जेफ एमलेट के लिए। दिस वाज अ वेरी सीरियस और बिग प्रॉब्लम कि लोग जेफ वेल्च को याद कर रहे थे। ठीक है, जो लोग जो है वो जैक वेल्च की जो लेगेसी थी उसको अपनाए हुए थे। ठीक है, लोग समझते थे कि जीई इसी तरह प्रॉफिटेबल रहेगी जिस तरह कि जैक वेल्च के ज़माने में थी, लेकिन एमलेट के आते ही प्रॉफिटेबिलिटी का जो मार्जिन थे वो कम हो गए थे। अब ये एमलेट की लीडरशिप पे भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो सकता था। शेयर होल्डर्स जो थे वो कह सकते थे कि भाई एमलेट, आप जो हैं जीई को कोई बेहतर तौर पे नहीं चला रहे, देखिए कि आपके आने के बाद हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स किस हद तक कम हो चुके हैं। अभी देखिए, जैक वेल्च जो था वो एक ब्यूरोक्रेटिक लीडर था। ठीक है, उसने जीई को एक डिसिप्लिन्ड एफिशिएंट मशीन के तौर पे चलाया, जो कि कंसिस्टेंटली ग्रोथ इन सेल्स और अर्निंग्स उसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, देखिए, जैक वेल्च जो है वो उसको एक ब्यूरोक्रेटिक लीडर तस्वर किया जाता है, और जैक वेल्च ने जीई को इस एफिशिएंट तरीके से चलाया कि ओवर द 20 इयर्स उसकी सेल्स भी इंक्रीज होती रही और प्रॉफिट मार्जिन्स या अर्निंग्स भी इंक्रीज होते रहे। ठीक है, बट उसकी जो मेन अप्रोच थी वो क्या थी कि वो टाइमली एक्विजिशंस करता था, दूसरी कंपनीज को एक्वायर करता था, और एक क्लेवर डील मेकर था। अब इसी की वजह से डबल डिजिट रेवेन्यूज में इंक्रीज रहा, और प्रॉफिट्स जो थे वो भी डबल डिजिट्स में इंक्रीज होते रहे। लेकिन एमलेट को ये पता था कि उसके लिए अब जैक वेल्च की इस लेगेसी को मेंटेन करना इंतहाई मुश्किल साबित होगा, और जैक वेल्च की तरह वो शायद इतने बड़े मार्जिन्स के प्रॉफिट्स जो हैं वो इंडिकेट ना कर सके, या इतने बड़े प्रॉफिट्स जो हैं, या इतने ह्यूज प्रॉफिट्स, या सेल्स की ग्रोथ इस ह्यूज अंदाज में शायद मज़ीद पॉसिबल ना हो। और वो समझता था कि जो न्यू मिलेनियम है उसमें एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, और उस चेंज की वजह से अब ये फर्दर पॉसिबल नहीं है कि इतने ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न किए जाएं। नया जो न्यू सीईओ था जेफ
एमलेट वो चाहता था कि जीई साइज और डाइवर्सिटी को ग्रो किया जाए और डिफरेंट और बिजनेसेस में भी इन्वेस्टमेंट की जाए। उसके लिए उसने अपनी एक स्ट्रैटेजी अपनाई और उस स्ट्रैटेजी की खूबियां क्या थी कि दैट स्ट्रैटेजी फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी लीडरशिप, commercial excellence and global expansion to build new business bases that would capitalize on what he described as unstoppable trends. देखिए, जैक वेल्च ने जो अपनी एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की, उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक जैक वेल्च ने यह फैसला किया कि वो अब भी कुछ ऐसे बिजनेस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे जिसकी वजह से जीई एक टेक्नोलॉजी का लीडर साबित हो, कमर्शियल एक्सीलेंस पैदा हो और ग्लोबली एक्सपैंड करे। ठीक है। In 2002, he challenged his business leaders to identify these new growth platforms with the potential to generate $1 billion in operating profit within the next few years. In response, several opportunities emerged, and the company soon began engaging in new fields such as oil and gas, securities, sensors, water technology, Hispanic broadcasting, and consumer finance, all of which were growing at 15% annual growth. The growth platforms we have identified are in markets that have above average growth rates and can uniquely benefit from GE capabilities, said Amlet. Growth is the initiative, the core competency that we are building in GE. देखिए 2002 में उसने कुछ अपने भी टारगेट्स कायम किए और उसने कहा जी कि हम जो हैं वो कुछ ऐसे नए प्लेटफॉर्म्स ढूंढना चाहते हैं, या कुछ ऐसे नए बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या ऐसे नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि ओवर दी नेक्स्ट फ्यू इयर्स जिनसे कम से कम $1 बिलियन का बिजनेस जनरेट हो, या $1 बिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इजाफा हो। इस स्ट्रैटेजी की रिस्पांस में उन्होंने बहुत सारे एरियाज डिस्कवर किए, लाइक फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस टेक्नोलॉजीज, सिक्योरिटीज एंड सेंसर्स, वाटर टेक्नोलॉजी, हिस्पैनिक ब्रॉडकास्टिंग एंड कंज्यूमर फाइनेंस। उसने कहा ये सारे ऐसे बिजनेस एरियाज में थे जिनमें के ग्रोथ जो थी वो कम से कम 15% एनुअल ग्रोथ थी। और जीई समझते थे, जो जीई जेफ एमलेट की क़यादत में ये समझती थी कि इन एरियाज में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट मार्जिन्स को काफ़ी हद तक इंक्रीज किया जा सकता है। देखिए बिल्डिंग, इसके बाद जो है उसने जहां वो इन ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेसेस में या नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहता था, वो चाहता था कि इनके थ्रू कंपनी ग्रो करती रहे और नए बिजनेसेस जो हैं एक्विजिशन के थ्रू भी उसने हासिल किए। लाइक फॉर एग्जांपल, to reposition GE's portfolio to leverage growth, Amlet team lost little time in acquiring companies such as Telemundo to build a base in Hispanic broadcasting, Interlogix in security systems, Betts Dearborn in water processing services, and Enron Wind and renewable energy. After completing $35 billion worth of acquisitions in 2001 and 2002, GE completed the biggest acquisition in the history in 2003, including two mega deals, $14 billion for media giant Vivendi Universal Entertainment View and $10 billion for UK-based Amersham, a leader in biosciences. अब देखिए वो कह रहे हैं कि जी के एमलेट ने आके जीई की हिस्ट्री की कुछ बहुत बड़ी बड़ी एक्विजिशंस भी की, जिनमें के एक जो एक्विजिशन थी दैट वाज वर्थ अबाउट $14 बिलियन, और वो एक मीडिया ग्रुप उन्होंने एक्वायर किया दैट वाज नेम्ड एज विवेंडी यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट व्यू, और एक और कंपनी जो कि यूके बेस्ड थी एंड वाज लीडर इन बायोसाइंसेस, उसको $10 बिलियन के अवस जो है वो एक्वायर किया गया। लेकिन इसके साथ साथ एमलेट को ये भी एहसास था कि उनकी ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्विजिशंस के थ्रू नहीं हो सकती, बल्कि उनको एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और जो कि कमर्शियली ओरिएंटेड ग्लोबल एक्सपेंशन पे जोर दें, और वो अराउंड जो है न्यू प्लेटफॉर्म्स बिल्ड की जा सकती है। देखिए क्या जीई के जेफ एमलेट की अब एक और स्ट्रैटेजी क्या थी कि वो समझता था कि उनको
ऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी फोकस करना चाहिए और खुद से एज ए जीई बतौर कंपनी भी उनको नई टेक्नोलॉजीज जो हैं या नई इनोवेशंस जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो कि कमर्शियली वायबल हों और ग्लोबली उनको मार्केट किया जा सके. Within his first 6 months, he had committed $100 billion to upgrade GE major R&D facility. In 2002, he authorized a new global research center in Shanghai, and in 2003 agreed to build another global research center in Munich, investments involving another $100 billion. अब देखिए जहां वो चाहता था कि GE खुद से भी इनोवेशंस पे जोर दे, खुद से भी नई टेक्नोलॉजीज पे जोर दे, तो इसलिए उसने जो उसकी एक स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उसने फोकस किया. और जो न्यूयॉर्क में यूएस जो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी थी उसके लिए उसने कोई जो है वो $200 मिलियन जो है उसमें उसने इन्वेस्ट किए. इसी तरह उसने $100 मिलियन की मदद से चाइना में, ठीक है, और म्यूनिख में भी ग्लोबल रिसर्च सेंटर्स कायम किए ताकि ये रिसर्च सेंटर्स न्यू टेक्नोलॉजीज पे या न्यू इनोवेशंस पे काम कर सकें. एंड डिस्पाइट द स्लोइंग इकोनॉमी ही अप द R&D बजट 14% to $359 million in 2003. इसके बावजूद कि इकोनॉमी स्लोली ग्रो कर रही थी, या एक डाउन टर्न था, इकोनॉमिक डाउन टर्न था, द बैड टाइम्स से इकोनॉमी के लिहाज से, इसके बावजूद उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट जो है उसमें कम से कम 14% इजाफा किया. और इस 14% इजाफे के साथ जो कम से कम जो बजट था वो $359 मिलियन था in 2003. When asked about the increase in spending during such a difficult time for the company, he said, organic growth is the driver, acquisitions are secondary to that. I can't see go out and pay a startup $100 million for technology that if we had just spent $2 million a year for 110 years and we could have done a better job at it. I hate that. I just hate that. यहाँ पे जेफ कह रहा है, एमलेट कह रहा है कि देखिए कि मुझे इस चीज़ से सख्त नफरत है कि हम नई एक्विजिशंस करते हैं और एक ग्रोन अप कंपनी के लिए हम उसको एक्वायर करने के लिए $10 मिलियन जो हैं, जो $100 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, जबकि हम उसी तरह की कंपनी सिर्फ $2 मिलियन पर ईयर की इन्वेस्टमेंट अगर करें तो 10 साल में हम उससे बेहतर तौर पे एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंपनी खड़ी कर सकते हैं. और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो और जो GE है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ पे तवज्जो दे या ऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश करे. Rather than concentrating primarily on short-term product developments as it had in the past, the Global Research Center's agenda became more oriented towards the long-term R&D. Also became more focused with more than 1,000 projects slashed just to 100. Furthermore, the research group identified 5 very long-term technology areas for special attention in fields such diverse as nanotechnology, advanced propulsion and biotechnology. It was a long-term R&D focus than GE had seen for many years. देखिए वो कहते हैं जी कि GE में बहुत सालों के बाद अब फिर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाना शुरू हो गया था और वो भी बड़ी एहतियात से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा रही थी. जो कोई 1000 प्रोजेक्ट्स डिफरेंट किस्म के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चल रहे थे GE में, उनको स्लैश किया गया और ये फैसला किया गया कि सिर्फ 100 मेजर प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया जाएगा. और वो प्रोजेक्ट्स बहुत सारी फील्ड्स में थे, सच एज नैनो टेक्नोलॉजी, एडवांस प्रोपल्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी. It was no longer a short-term focus in R&D. It was a long-term oriented policy now. The other core competency Amlet wanted to use to drive organic growth was marketing. As an ex-salesman, he always focused on the customer and felt that an unattended byproduct of obsession with operating efficiency and cost-cutting had been the development of a culture that was too internally focused. He wanted the organization to turn its attention to marketplace and to bring in more commercially oriented perspective to the decisions. देखिए एक और
जो नेगेटिव पॉइंट था, जो जैक वेल्स जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न था ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट कटिंग से, उसने इग्नोर किया, और वो क्या था, मार्केटिंग को इग्नोर किया। और जीई जो थी वो एक ऑपरेशनल कंपनी बन के रह चुकी थी, ठीक है। और वहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता था कि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट्स हैं, उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो किस किस्म का प्रोडक्ट चाहते हैं। तो जेफ एमलेट ने ये पॉलिसी जो है इसको रिवाइज किया, और उसने कहा कि अब हमें मार्केट की स्टडी भी करनी चाहिए, और हमें अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फर्दर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और हमें अब कमर्शियली सेंसिटिव डिसीजंस लेने चाहिए। In one of the Amlet's first appointments, Beth Comstock was named GE Chief Marketing Officer, a position Welch had abolished decades earlier. Amlet also redeployed most of the GE large acquisition-oriented corporate business development staff into marketing roles and asked each of GE businesses to appoint a VP-level marketing head to develop that capability in the business. Because of the shortage of internal talent, many of these marketing leaders had to be recruited from outside, an uncommon practice at GE. देखिए, क्योंकि अब एमलेट जो है वो मार्केटिंग पे भी फोकस करना चाहता था, और वो वेल्च की पॉलिसी को रिवाइज करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, पहली दफ़ा उसने जीई का एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की। ये वो पोस्ट थी जिसको 10 साल पहले जो था वेल्च वो अबॉलिश कर चुका था। उसने कहा जीई को किसी मार्केटिंग ऑफिसर की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और फिर उसने अपने तमाम एक्विजिशन ओरिएंटेड जितने कॉर्पोरेट बिजनेसेस थे उनसे दरख्वास्त की कि आप जो हैं कम से कम वाइस प्रेसिडेंट्स मार्केटिंग के भी ज़रूर अपॉइंट करें। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट लेवल के जो हैं वो मैनेजर्स अपॉइंट करें, ठीक है। और क्योंकि जीई में एज सच मार्केटिंग के टैलेंट की शॉर्टेज थी, इसलिए दे हैड टू हायर सच पीपल फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट। देखिए, अब और क्या चेंजेस जो हैं जो कि एमलेट लेके आ रहा है जीई में, ताकि कंपनी को रिवाइटलाइज किया जा सके। उसने क्या किया, ही प्रोवाइडेड अ फोरम फॉर दीज न्यू लीडर्स टू मॉनिटर एंड ड्राइव द चेंज एमलेट वांटेड इन 2003। He formed a commercial council made of 20 respected commercial leaders drawn from diverse range of GE businesses. Not all members were corporate officers or even among the top 600 in GE senior executive band, but all shared the distinction of being personally selected by CEO for their innovative thinking. Meeting monthly by phone and quarterly in person, the group used this forum to discuss mega trends, to identify broad strategies for international growth, and to diffuse best marketing practices rapidly throughout GE. To underline its importance, Amlet chaired the council. देखिए, इसके साथ साथ एक और चेंज क्या लेके आया एमलेट। वो चेंज क्या थी कि उसने एक कमर्शियल काउंसिल क्रिएट की जो कि 20 रिस्पेक्टेड कमर्शियल लीडर्स, डाइवर्स जितने जो कि डिफरेंट बिजनेसेस से जीई उनके पर मुश्तमिल थी, जहाँ council comprised basically of 20 different leaders from diverse businesses that GE was basically operating in. अब देखिए, बहुत सारे जो थे उनमें से जूनियर ऑफिसर्स भी थे, जब बहुत सारे भी थे वो जो कि टॉप 600 एग्जेक्टिव्स नहीं थे, सीनियर एग्जेक्टिव नहीं थे जीई के, लेकिन उनकी एक खूबी थी कि वो सब इनोवेटिवली थिंक कर सकते थे, और इसीलिए दे हैड द डिस्टिंक्शन कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने उनको खुद पर्सनली सिलेक्ट किया था इस काउंसिल के लिए। और इस काउंसिल का मकसद ये था कि काउंसिल डिस्कशंस करे, मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करे, ब्रॉड स्ट्रैटेजीज फॉर इंटरनेशनल ग्रोथ आइडेंटिफाई करे, और बेस्ट मार्केटिंग प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द जीई उनको डिफ्यूज करे। Realigning personal competencies, developing growth leaders. The investment in new capabilities had an immediate impact on GE management profile. Within Amlet's first 2 years, the company recruited over 5,000 engineers, and among the 175 corporate offices, the number of engineers grew from 7 to 21. The same dramatic change was occurring in sales and marketing. देखिए, अब बहुत सारी चेंजेस आ रही थी, बहुत सारी चेंजेस थी जो कि एमलेट इंट्रोड्यूस कर रहा था जीई
GE में। वो चेंजेस क्या थी कि उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए मोर देन 5000 फ्रेश इंजीनियर्स इंडक्ट किए। और ये अब क्या हुआ कि जो उसके कॉर्पोरेट ऑफिस थे GE में, जहाँ पे एक वक्त में कभी 7 इंजीनियर्स अवेलेबल होते थे, वहाँ पे अब 25 इंजीनियर्स काम कर रहे थे। इसके साथ साथ उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी स्ट्रेंथन किया और कोई 2000 मार्केटिंग पर्सनल्स जो है वो GE में इंडक्ट किए। ठीक है। As a big task as it was, recruiting top talent into these growth-driving functions was less of a concern to CEO than the challenge of developing new capability in his current management team. While strong in operations and finance, some lacked the skills Amlet felt they would need to succeed in a more entrepreneurial, risk-taking environment he wanted to create. To help define the leadership behavior that would be required to drive organic growth, the human resource staff researched the competency profiles at 15 large, fast-growth global companies such as Toyota, P&G, and Dell, and they concluded that 5 leadership traits would be key to driving the organic growth in GE. देखिए, क्योंकि एम्बलेट जो था वो चाहता था कि GE जो है उसमें एंटरप्रेन्योर कल्चर को दोबारा से रिवाइव किया जाए और एंटरप्रेन्योर कल्चर की मदद से GE जो है वो तेज़ी से ग्रो करे। इस मकसद के लिए उसने अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ये टास्क दिया कि वो दुनिया की 15 बेहतरीन कंपनीज, फॉर एग्जांपल टोयोटा, P&G एंड डेल की स्टडी करें और उसके नतीजे में वो आइडेंटिफाई करें कि वो आखिर ऐसी क्या खूबियां हैं जिनको अपनाने से ऑर्गेनिक ग्रोथ को इनकरेज किया जा सकता है, इनोवेशन या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को इनकरेज किया जाता है। ठीक है। अब वो जो उसके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वालों ने जो खूबियां आइडेंटिफाई की थी वो क्या थी? दे सेड कि वो 5 खूबियां क्या हैं? एन एक्सटर्नल फोकस, एन एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, imagination and courage, inclusiveness and connection with people, in-depth expertise. Soon all courses at GE Crompton Villa Education Center focused on developing these characteristics, and Amlet made it clear that unless manager had these traits or were developing them, they would not be likely to succeed at GE regardless of their past track record. And to underline his commitment to supporting new generation of growth leaders, he began making changes to some of GE well-established norms and practices. देखिए, फॉर एग्जांपल GE का जो कल्चर था, जो अब देखिए कि उसने क्या कहा कि उसने सबसे पहले तो अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ये टास्क एलोकेट किया कि वो दुनिया की बेहतरीन कंपनीज को स्टडी करें और आइडेंटिफाई करें कि आखिर वो क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको अपनाने से ये कंपनीज इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं या इनके बिजनेसेस इतने बेहतर तौर पे रिवाइव हैं और या इतने बेहतर तौर पे जो है वो चलाए जा रहे हैं। उसके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने 5 खूबियाँ आइडेंटिफाई की। उन्होंने कहा जी कि ये कंपनीज जनरली दे आर एक्सटर्नली फोकस्ड, ये बड़ी क्लियरली यहाँ पे लोग थिंक कर सकते हैं, दे आर वेरी इमेजिनेटिव एंड दे आर करेजियस पीपल, inclusiveness and connection with people, and they have in-depth expertise. अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उसने क्या चेंज कहा कि उसने ये किया कि जो उसका एक क्रॉम्पटन विला में एजुकेशन सेंटर था GE का, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई कि वो जो मैनेजर्स हैं उनमें ये ट्रेड्स डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करें या उनमें ये ट्रेड्स इंड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है उनको डेवलप किया जाए। और उसने ये क्लियरली मैसेज दिया कि जब तक मैनेजर्स अपने आप में ये खूबियां पैदा नहीं करेंगे तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि पास्ट में चाहे वो कितने ही कामयाब मैनेजर्स क्यों ना थे, अब उनके लिए GE में फर्दर कोई ग्रो करने की गुंजाइश नहीं, अनलेस एंड अनटिल अपने अंदर वो ये खूबियां पैदा करें। देखिए, देन अगेन एक और जो GE में एक ट्रेडिशन थी या एक रवायत थी, वो क्या थी कि GE में मैनेजर्स को बहुत तेज़ी से रोटेट किया जाता था, उनको डिफरेंट बिजनेसेस में डिफरेंट डिविजन्स में भेजा जाता था। एम्बलेट जो था वो जॉब रोटेशन के अगेंस्ट था। वो ये समझता था कि जॉब रोटेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ में इन डेप्थ नॉलेज नहीं पैदा करती और एम्प्लॉयज़ जो हैं जब उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है या एक बिजनेस से दूसरे बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा उनको रोटेट किया जाता है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है
कि उनको किसी भी बिजनेस एरिया का इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता, जो उनको किसी भी बिजनेस एरिया की इन डेप्थ एक्सपर्टीज उनको हासिल नहीं रहती, ठीक है। तो इन डेप्थ किसी भी मार्केट के बारे में या किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होता। तो एमलेट ने इमीडिएटली ये ऑर्डर किया कि बेजा लोगों को रोटेट ना किया जाए और उनको जो किसी एक बिजनेस में वो लोग काम कर रहे हैं या किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको उसी डिपार्टमेंट में रिटेन किया जाए, बेजा उनकी जॉब रोटेशन ना की जाए, ठीक है। और फिर उसने ये भी कहा कि अब हमारा मकसद ये है कि हम नई टेक्नोलॉजीज और न्यू मार्केट्स आइडेंटिफाई करें और अब हम से शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड नहीं सोचेंगे बल्कि लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। अब उसने एक और जो इसके लिए स्ट्रैटेजी अपनाई, उसने क्या किया कि जीई के प्रोसेसेस और मैट्रिसेस में ग्रोथ को एम्बेड करने की कोशिश की। वो कैसे? In classic GE forum, all elements of new organic growth initiative were soon being reinforced in matrices, systems, and processes to ensure that new objectives receive the disciplined follow-up that characterized GE management style. It was this cycle of tightly linked and mutually supportive systems and processes that were the backbone of company operating system that supported GE reputation for clear strategy and a disciplined implementation. देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि जीई का जो मैनेजमेंट स्टाइल था या जीई की जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी अब उनको चेंज करने की ज़रूरत भी थी। लेकिन फॉर एग्जांपल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस थी या रिक्रूटमेंट की जो स्ट्रैटेजीज थी उनको चेंज करने की ज़रूरत थी ताकि बेस्ट पॉसिबल लोगों को या वो लोग जो कि जीई की स्ट्रैटेजी से आहमंगी रखते थे उनको रिक्रूट किया जाए, ठीक है। जहाँ वो लोग जो कि जीई के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प आउट कर सकते हैं, जो जीई के कल्चर में नए कल्चर के मुताबिक फिट इन हो सकते हैं, उनको रिक्रूट किया जाए। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के सिस्टम्स को रीडिज़ाइन किया जाए ताकि रिवॉर्ड को जो है वो ग्रोथ और टेक्नोलॉजी लीडरशिप से लिंक किया जाए, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से लिंक किया जाए ताकि उन्हीं लोगों को जो है वो राइटली रिवॉर्ड किया जाए जो कि वो लोग जो कि विलिंग हैं, जो कि नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, जो कि नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, जो कि नए विजन्स के मुताबिक काम कर सकते हैं और जो कि कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। Further, the matrices used in the implementation of each of these systems were also changed to reflect the new growth objectives. For example, individual development reviews and performance evaluations leading to Session C now evaluated managers against the new growth triads. In the first year, only corporate officers were evaluated. Following year, the matrices were extended to 600 in the senior executive band, and by the year 3, the top 7,000 executives were getting feedback and development support around the required growth traits. अब देखो कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम था या परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टम था उसको चेंज किया ताकि उसको अलाइन किया जा सके जो कि न्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले साल में जो कुछ तो टॉप एग्जेक्टिव्स थे, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स थे, उनको नए सिस्टम के तहत उनकी एवेल्युएशन की गई और उनके नए डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो डिसाइड किए गए। उससे अगले साल जो 600 सीनियर एग्जेक्टिव्स थे उनको इस प्रोसेस से गुजारा गया और तीसरे साल जो 7,000 एग्जेक्टिव्स जो थे उनको भी इस नए सिस्टम के तहत एवेल्युएट किया गया। और उसने कहा जी कि इस चीज़ को जो उसने न्यू मैट्रिसेस जो थे उनको इन दिस सेशन ग्रोथ प्लेबुक review required managers to develop and defend strategies to achieve AMLEC objectives of organic growth rate of 5% above GDP by doubling GE organic growth from 4% to 8% annually. उसने कहा GE ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि ग्रोथ किस तरह से जीडीपी की 5% या जीडीपी से अबव 5% कंपनी को ग्रो करना चाहिए और ग्रोथ को एनुअली 4 से 8% इंक्रीज होना चाहिए। अब उसकी इस नई स्ट्रैटेजी के मुताबिक ही लोगों की परफॉर्मेंस को, जो सीनियर एग्जेक्टिव्स की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाने लगा। अब देखते हैं कि
उसने एक आइडिया दिया, उस आइडिया को उसने कहा जी इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू। सो उसने कहा जी ये इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू है, ये इंजन ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ साबित होंगे। By the end of 2003, Amlet told investors that he had now completed the big investments needed to reposition the company business platforms for the future. But the results were still disappointing, and with both income and revenue barely above the levels of 2000, some observers were beginning to question whether the GE greatest growth was behind it. Amlet rejected that notion and saw no reason for GE to slow down, as long it was able to change its approach and emphasize organic growth. In the late 1990s, we became business traders, not business growers, he said. Today, organic growth is absolutely the biggest task in every one of our companies. 2003 में एमलेट ने ये कहा कि मैं जो भी नई एक्विजिशंस करना चाहता था वो मैंने कंप्लीट कर लिए, और अब मैं चाहता हूं कि हम ऑर्गेनिकली ग्रो करें, और मैं चाहता हूं कि हमारी हर कंपनी, हमारा हर बिजनेस का टारगेट ये हो कि हम ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं. Having spent his first 2 years repositioning the business portfolio and investing in new organization capabilities, Amlet now wanted to drive the pursuit of organic growth much deeper into the company. In September 2003, he convened a meeting of marketing directors from each of the GE business and challenged to develop by November 5 proposals for new growth businesses. Imagination breakthroughs, he called them, or IBs as they quickly became known. We have to put growth on steroids, he said. I want game changers, take a big swing. देखिए भाई, 2000 सितंबर 2003 तक आमलेट ने अपने जो टॉप मार्केटिंग डायरेक्टर्स थे जीई के हर बिजनेस सेगमेंट से, उनको उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उनको चैलेंज किया कि वो अब ग्रोथ पर फोकस करें. और ग्रोथ को वो कहते हैं जी कि यू मस्ट गिव ग्रोथ नाउ स्टीरॉइड्स, ठीक है, यू मस्ट चेंज नाउ, यू मस्ट बी गेम चेंजर्स नाउ. और उसने कहा जी कि एटलीस्ट यू शुड आइडेंटिफाई 5 प्रपोजल्स जो कि आसानी से नए जिसमें के काम किया जा सके. और उसने उनको कहा दे आर इमेजिनेशन ब्रेक थ्रूज, एंड सून दे केम टू बी नोन एज IBs. Over the next 2 months, the marketing leaders engaged management of all of the GE businesses to respond to Amlet's challenge. In November, they presented 50 IB proposals to the CEO and a small group of corporate marketing staff who now became the IB review committee. Of this initial portfolio, CE green-lighted 35, which the business was then expected to fund, adapt and pursue. And Amlet indicated that he intended to monitor progress personally and closely. देखिए 2003 में ही, नवंबर 2003 तक जो उसके डिफरेंट बिजनेस लीडर्स थे उन्होंने 50 डिफरेंट प्रपोजल्स लेके आए. उन प्रपोजल्स में से 35 प्रपोजल्स जो थी वो एमलेट ने पर्सनली सिलेक्ट की और कहा कि इनको अब हम फंड कर सकते हैं, इन पे हम काम कर सकते हैं, और मैं पर्सनली मॉनिटर करना चाहता हूं कि इन पे काम प्रोग्रेस किस हद तक हो रहा है. अब हम एक ईवो स्टोरी या एक इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू की स्टोरी सुनते हैं, और ये है GE ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट IB. In September 2003, in response to Amlet request, GE Transportation identified its 5 potential IBs. Perhaps the most exciting was the Evolution locomotive, a product already on the shelf as a planned new product introduction, but struggling to get support due to challenges in both its technical development and its market acceptance. The designation of this project as an IB turned a corporate spotlight on its funding and put a supercharger on its commercialization. Origins of Evolution locomotive. देखिए GE जो है उसने नॉर्थ अमेरिकन रेल मार्केट को कोई कम से कम 1918 से सर्व करा था, और थ्रू न्यूमरस साइकिल्स ओवर द बेटर पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी द कंपनी स्टडीली बिल्ट अ गुड बिजनेस सेलिंग टू नॉर्थ अमेरिकन 6 large rail companies. By the mid 1990s, with the revenues approaching $2 billion, GE had built a dominant market share, and AC 4400 long haul locomotive was recognized as the most successful engine on the market. But it was mature and conservative industry, and an unlikely place to jumpstart an initiative that called for cutting-edge technology.
इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। देखिए जो एक आईबी की स्टोरी जो कि आज हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू की स्टोरी, जो कि हम इस केस स्टडी के तौर में इस केस स्टडी में हम स्टडी करेंगे, जिसको हम देखना चाहते हैं कि वो उसका मकसद क्या है। देखने का मकसद ये है कि इनोवेशंस के थ्रू या टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज के थ्रू एक कंपनी जो है वो अपने आप को कैसे रिवाइटलाइज कर सकती है या अपने आप को कैसे रिवाइव कर सकती है, और उसके किस हद तक उसके लिए उनको प्रोसीजर्स चेंज करने पड़ते हैं, किस हद तक उनको अपने स्ट्रक्चर्स चेंज करने पड़ते हैं, किस तरह उन्हें अपने विजन को रीडिफाइन करना पड़ता है। देखिए जीई जो थी वो अमेरिकन रेल मार्केट को 1918 से सर्व करती थी, और जो है उसका बिजनेस, रेल का बिजनेस जो था, दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेगमेंट ऑफ जीई बिजनेसेस। और बाय मिड 1990s जो रेवेन्यूज थे दैट वर अप्रोचिंग टू 2 बिलियन यूएस डॉलर्स। जीई ने बहुत सारे सक्सेसफुल लोकोमोटिव, जो लॉन्ग हॉल लोकोमोटिव्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए हुए थे, जिनमें से एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो था वो AC 4400 था। ठीक है, लेकिन रेल इंडस्ट्री जो थी बाय नेचर जो थी वो एक कंजर्वेटिव इंडस्ट्री थी, और दैट यूज्ड टू अवॉइड एनी इनोवेशंस, और दैट यूज्ड टू अवॉइड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, और वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेते थे। ठीक है जी, रेल की इन्वायरमेंट किस किस्म की थी अमेरिका में? इस किस्म की इन्वायरमेंट थी जहाँ पे कि एक कंजर्वेटिव इंडस्ट्री थी, वो नए प्रोडक्ट्स को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे, नए ब्रेक थ्रूज को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे, एंड दे यूज्ड टू प्रेफर टू वर्क विद एग्जिस्टिंग लोकोमोटिव्स। In a rare innovative move in the industry in 1995, GE introduced its much anticipated super loco, the AC 600. Touted as the most powerful locomotive on the market, its size and hauling capability were impressive. But within a year of launch, North American customers were reporting that most of the AC 6000 new capabilities were unnecessary or uneconomical. This unfortunate misreading of market needs led to only 2007 units of 600 being sold over the next 5 years, compared with more than 3,000 classic AC 4400 locomotives in the same period. Worse, many of those that were sold either failed to deliver on their promised cost-benefit performance or had reliability problems. The AC 6000 locomotive was eventually discontinued and became a black eye on the GE's otherwise strong record in the industry. अब देखिए इस सिलसिले में उन्होंने 1995 में एक नया लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, दैट वाज टर्म्ड एज सुपर लोको AC 600. ये समझा जाता था कि दिस वाज सपोज टू बी अ पावरफुल लोकोमोटिव, अपने साइज के लिहाज से भी और हॉलिंग कैपेबिलिटी भी उसकी इम्प्रेसिव थी, लेकिन एनी हाउ वो मार्केट में कामयाब साबित ना हुआ, और उसकी जो कैपेबिलिटीज थी उसको मार्केट क्या समझती थी कि दे वर अननेसेसरी और अनइकोनॉमिकल। और इस मिस रीडिंग की वजह से जीई जो है वो AC 600 के 6000 के जो मॉडल थे वो सिर्फ और सिर्फ 207 यूनिट सेल कर सकी, और जबकि उनका उसी दौरान में वो 3000 क्लासिक AC 4400 यूनिट्स सेल कर चुकी थी। देखिए कहते हैं कि मिस रीडिंग, मार्केट ने उस लोकोमोटिव को अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है, और सिर्फ 2007 यूनिट्स ओवर द टाइम जीई उसके बेच सकी, और इसी पीरियड में कोई 4400 मॉडल के 3000 यूनिट्स भी बेचे जीई ने। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि जीई ने जो है वो AC 6000 की प्रोडक्शन बंद कर दी, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ लॉस इन द मार्केट, और दैट प्रोजेक्ट टर्न आउट टू बी अ टोटल फेलियर फॉर द GE company. Meanwhile, there were certain changes in the environment by now. In December 1997, Environmental Protection Agency EPA upset the predictable rail market by announcing strict emission requirements for all new locomotives to be put in service after January 1, 2005. अब देखिए 1997 में EPA ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो थी उसने रेल की मार्केट को एक धचका लगाया, जैसे रेल की मार्केट को एक शॉक पहुंचाया। वो शॉक क्या था? उन्होंने कहा जी 2005 के बाद अगर आप
जो emissions की requirements हैं, या strict emission requirements नहीं फॉलो करेंगे तो आपको रेल की कंपनी नहीं चलाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी, जो आपकी रेल की कंपनी का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया जाएगा। The regulation posed serious engineering challenges and a major commercial risk for locomotive manufacturers, whose safest response was to modify existing models to meet the new standards. जो ये रेगुलेशन जो थी उन्होंने कोई बहुत ही जो है हलचल मचा दी मार्केट में, और क्योंकि अब रेल कंपनीज को नई रेगुलेशंस के मुताबिक अपने इंजन्स को, जो एग्जिस्टिंग लोकोमोटिव्स को चेंज करना था, अदरवाइज वो उनको ऑपरेट नहीं कर सकते थे जनवरी 1, 2005 के बाद। ये अब इस तरह से एक एनवायरनमेंट में जो चेंज आई जो कि ईपीए की वजह से थी, ईपीए ने जब कुछ सर्टन रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस की, जो एनवायरमेंटल चेंजेस इंट्रोड्यूस की, इसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई मार्केट में, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी जो थी वो मार्केट में पैदा हुई, जिससे कि जीई ने भी सोचा कि इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, और अब हम कोई एक नया इंजन जो है मे बी उसको सक्सेसफुली मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि ईपीए स्टैंडर्ड्स की या ईपीए रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करे। ओवर द फॉलोइंग 3 years, engineers at the Global Research Center in New York worked to redefine the paradigm of locomotive design by eliminating the traditional trade-off between fuel efficiency and emissions. The result was the Evolution locomotive, quickly dubbed the EVO, which used a revolutionary engine combined with patent cooling system to achieve 3% to 5% fuel saving while generating 40% less emissions than the previous generation. It also incorporated a locomotive control system enhancement that managed the speed and throttle settings to minimize fuel consumption or emissions, taking into account train composition, train track conditions, train dynamics and weather without negatively impacting the train arrival time. अब देखिए, जो ग्लोबल रिसर्च सेंटर था निकायुआना न्यूयॉर्क में, उसने एक नया इंजन डिज़ाइन किया जिसने कि बिल्कुल ही पैराडाइम शिफ्ट था वो, और ट्रेडिशनल इंजन से फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशंस के लिहाज से बहुत बेहतर इंजन डिज़ाइन किया गया। अब जो ये नया इंजन था, इसकी क्या खूबियाँ थी कि इसका कूलिंग सिस्टम बड़ा इफेक्टिव था, जिसकी वजह से कि 3 to 5% फ्यूल में बचत की जा सकती थी, 40% लेस एमिशंस थी, ठीक है। और अगेन वो उसमें कोई एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो कि स्पीड और थ्रॉटल सेटिंग्स को मिनिमाइज करता था। उसका मकसद क्या था, ताकि फ्यूल मिनिमाइज किया जाए, फ्यूल कंजम्पशन को मिनिमाइज किया जाए और एमिशंस कम से कम हों, टेकिंग इनटू अकाउंट train composition, terrain, track conditions and train dynamics and weather, or without negatively affecting the train arrival time. Although this radical new engine represented clear technical advancement, the decision to take it from design to production was a gamble, because locomotives delivered before January 1, 2005 were exempt from the new regulations. Some predicted that there would be a spike in demand for old models in 2004. Leaving little market for the EVO in 2005. Indeed, the sales force reported that most customers were wary about making early commitments to meet the new requirements. But the believers on GE team argued that the EVO could deliver real savings in fuel and labor, areas in which costs were mounting rapidly in the industry. In a major bet in 2002, GE committed to building its Evolution locomotive. देखिए यहाँ पे अब हम क्या बात करें कि जब भी एक कंपनी इनोवेशन की तरफ जाती है, जब भी एक कंपनी नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने जाती है, तो इसको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। जब भी एक कंपनी जो है वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है, तो उसको मार्केट में किस किस्म की डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, ठीक है। देखिए जनरली मार्केट्स जो हैं वो रिलक्टेंट होती हैं नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जिसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे रिलाई कर रही होती, और जनरली इट्स वेरी एक्सपेंसिव कि अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करें। और क्योंकि 2005 तक ईपीए जो था वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रेलवे
लोकोमोटिव्स थे उनको एक्सेप्ट करना था, जब कंपनीज उनको चला सकती थी। सिर्फ ये पाबंदी 2005 के बाद लगनी थी। तो बहुत सारे जो एनालिस्ट थे उनका ख्याल था कि अगर अर्ली इस ईवो प्रोजेक्ट को या ईवो इंजन को रिलीज किया जाएगा तो इसको कोई ख़ास रिस्पांस मार्केट से नहीं मिलेगा। ठीक है, एनीवे जो जीई की टीम थी उसने कहा कि जी के फिर भी हम समझते हैं कि ये एक रियल सेविंग मैकेनिज्म होगा फ्यूल और लेबर के लिहाज से, और इंडस्ट्री की कॉस्ट जो है वो इससे डिक्रीज करेगी और हमें इसको लॉन्च करना चाहिए। सो ईवो बिकम्स एन इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू। अब ये जो डिज़ाइन था इसको एज इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू जो है काम करने की हदायत दी गई, जो इसको फैसला किया गया कि इसको एज इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू जो है वो इस पर काम किया जाए। The earlier AC6000 product failure, coupled with looming change in environmental regulations in the industry, put the locomotive business leaders in intense pressure to prove to the CEO that they could grow their mature business organically. When Amlet announced its quest for 100 million imagination breakthroughs, it was clear that EVO would be make or break project. Despite the continuing uncertainty around its market potential, the EVO became the centerpiece of transportation presentation in the first IB review with Amlet. The CEO was immediately taken by the project's potential and told the sponsoring managers that he would be monitoring progress in regular review meetings and that he planned to conduct monthly with those responsible for IBs. देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए कि इंडीड इससे पहले जो था AC6000 का इंजन फेल हो चुका था और उसकी प्रोडक्शन बंद करना पड़ी थी। इसके बावजूद इस इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू ने या ईवो IB ने एमलेट की इमेजिनेशन को कैप्चर किया और एमलेट ने ये फैसला किया कि इस पे काम किया जा सकता है, और जो मैनेजर्स इसकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे या इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उनको एमलेट ने हदायत की कि उनसे वो मंथली मिलेगा ताकि इस प्रोजेक्ट पे प्रोग्रेस के बारे में बात की जा सके। और एमलेट ने जैसे कि कहा था कि वो मंथली इस प्रोजेक्ट पे रिव्यू करेगा, उसी तरह उसने अपने प्रॉमिस के मुताबिक जो ईवो की टीम थी, जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस लीडर जो था, जो टेक्नोलॉजी लीडर था, जो मार्केटिंग लीडर था, उनसे वो हर महीने उससे मिलने शुरू किया ताकि इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को वो ज़ाती तौर पे मॉनिटर कर सके। एज दिस टीम सून लर्नड, PowerPoint presentations were strictly prohibited in these meetings. To encourage an atmosphere of discussion and debate, presenters were allowed no more than 1 page of documentation for each IB. Although the meetings were small and informal, the managers were not necessarily relaxed. अब देखिए एक ओपन डिस्कशन का कल्चर एस्टैब्लिश करने के लिए एमलेट ने क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। उसने ये कहा कि जी कि आप इस मीटिंग में जब भी आएंगे आप कोई PowerPoint प्रेजेंटेशंस नहीं करेंगे और एट द मैक्सिमम आप 1 पेज पे अपने नोट्स लिख के ला सकते हैं, और उससे ज़्यादा हम सिर्फ और सिर्फ जो है डिस्कशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये नहीं था कि वो उनकी जान, जो मैनेजर्स जो हैं उनकी जान किस आसानी से छूट जाएगी, नहीं, दो के स्मॉल इनफॉर्मल मैनर में मीटिंग की जा रही थी, लेकिन दे वर एक्सपेक्टेड फॉर इंटेंस। जब मैनेजर्स जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको इंटेंसली इंटरव्यू किया जाएगा एंड दे मस्ट बी प्रिपेयर फॉर रेंज ऑफ सैम्पल क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो कि उनसे पूछे जा सकते थे वो उनकी आउटलाइन जो है, वो जो एग्जिबिट है वो 5 में, एग्जिबिट 5 जो है हमें बताता है कि मैनेजर्स को क्या हदायत दी गई थी कि वो किस तरह से उस इंटरव्यू की तैयारी करें। ठीक है, वो हम एग्जिबिट देख लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि जी कि बेसिकली एमलेट जो है वो किस तरह फोकस कर रहा था ओपन डिस्कशंस पे, और उसने मैनेजमेंट से उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी कि वो किस तरह जो है तैयारी करके आएंगे। ठीक है, वो किस तरह जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होंगे और वो सीईओ के क्वेश्चंस को फौरी तौर पे आंसर करेंगे, सीईओ को बताएंगे कि जी के इसमें उन्होंने क्या काम किया है। अब IB रिव्यू प्रिपरेशन के लिहाज से जो सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए वो क्या थे? फॉर एग्जांपल मार्केट अपॉर्चुनिटी के लिहाज से मैनेजर्स को सोचना था। उन्होंने कहा जी कैन यू स्टार्ट विद द आंसर, वेयर वुड यू लाइक टू बी एंड व्हाई, हाउ डज दिस फिट इनटू योर स्ट्रेटजी, हाउ डज इट टेक टू बी गुड एट दिस,
How does technology play a role here? Does it give us an advantage? Competition? Is everyone else doing this? Who is the best at this? How are we placed with the competitors? How many others have tried this? Have they succeeded or failed? Do our competitors make money at this? देखिए अब वो उनको कह रहा है कि किस तरह आप तैयारी करके आए कि अब देखिए वो मार्केट फोकस्ड हो गई थी, जी जो थी दैट वाज नाउ एक्सटर्नली फोकस्ड, तब उनके लिए मार्केट का एनालिसिस बहुत अहमियत रखता था। इसलिए जो मैनेजर्स थे उनको कहा गया था कि वो तैयारी करके आए मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पर्टिकुलरली प्राइसिंग के लिहाज से उनको क्या सोचना था, हाउ मच वुड वी मेक ऑन दिस प्रोडक्ट, हाउ मच वुड द कैश, how much the customer would pay for this product, how do we price it correctly, why aren't we charging a higher price. Then again resources के लिहाज से, where do we have in-house expertise, are you working with any other GE business on this, how do we use GE financial services as weapon, what resources do we need to hit the growth target. Go to the market, what is the standing in our way, what is standing in our way in order to execute this well? Is there a way to tap into global suppliers to fill global pipeline? What is the value proposition? How will you differentiate? How will you build capability? देखिए अब जो उसने इस चीज़ को अपने मैनेजर्स को वेल प्रिपेयर करने के लिए आप देखिए कि जो एमलेट था उसका फोकस क्या था कि मैनेजर्स जो हैं वो वेल प्रिपेयर होके आए, ठीक है, दे मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड कि वो एक्सपेक्ट करें कि उनसे क्या पूछा जा सकता है। पर्टिकुलरली क्योंकि वो एक्सटर्नली फोकस्ड था इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब के आप जो हैं कम से कम इस चीज़ की तैयारी ज़रूर करके आए, जहाँ आपको इस चीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए कि जनाब मार्केटिंग के लिहाज से, कंपटीशन के लिहाज से, प्राइसिंग के लिहाज से आप इस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट को कैसे सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अपने कंपटीटर्स का पता होना चाहिए, आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स का भी पता होना चाहिए कि आप जीई के बाकी बिजनेसेस को कैसे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो मैनेजर्स थे वो इसी लिहाज से इन क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करके आते थे। मैनेजर्स केम टू IB रिव्यू मीटिंग्स आर्म्ड विद एक्सटेंसिव मार्केट इंफॉर्मेशन, द रिजल्ट ऑफ अ रिगरस एनालिटिकल प्रोसेस कॉल्ड CCOR that was being rolled out by corporate marketing group to help business level marketing teams systemize analysis to support IB process। और अब जो इसने एक प्रोसेस डिज़ाइन किया था कि जिसको मद्देनजर रखते हमने कहा जी उन्होंने मार्केट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि और जी बिजनेसेस को कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने कहा जी कि इस मॉडल को उसने कहा कि दिस इज अ CCOR, कि आपको CCOR के मुताबिक तैयारी करके आनी चाहिए, ठीक है। Because of Amlet's understanding of issues and his direct in-depth questioning, some began calling the IB review committees the Committee of One। क्योंकि एमलेट खुद बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था इन सारी डिस्कशंस में, तो बहुत सारे जो मैनेजर्स थे उन्होंने इसको क्या कहना शुरू कर दिया, कमेटी ऑफ वन। इन द ग्लेयर ऑफ द IB spotlight, the AVO product management and sales team found themselves under increased pressure to perform, but discussions with customers revealed that GE was still paying for sins of the past. As one salesman put it, the team concluded that it would not be able to sell the EVO value proposition from a piece of paper and a set of specification. After the failure of AC6000, customers wanted solid evidence on the benefits being promised. देखिए क्योंकि पहले GE का एक जो प्रोडक्ट था जो कि लोकोमोटिव AC6000 था वो फेल हो चुका था, तो कस्टमर्स जो थे वो ज़बानी कलामी बातों पे यकीन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा जी कोई सबूत फराहम करें कि वाकई जो है आप जो प्रोमिसेस कर रहे हैं एफिशिएंसी के, इफेक्टिवनेस के, वो पूरे भी होंगे या नहीं। In a leap of faith, GE Transportation took the financial risk of committing $100 million to build 50 EVO units, which they planned to lease to customers for nominal fee. The locomotives were to be carried on GE books but would be operated by customers and used in their North American lines. The goal was to log 5 million miles before 2005 launch,
thereby regaining customer trust by providing engine reliability and value of the technological advancement. अब देखिए GE ने इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया. देखिए प्रॉब्लम क्या थी कि जो कस्टमर्स से वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं किए थे. उन्होंने कहा जी आप पहले भी कहते थे कि आपका AC6000 जो लोकोमोटिव इंजन है दैट इज गोइंग टू प्रूव टू बी अ वेरी सक्सेसफुल इंजन. ठीक है, वो बहुत अच्छा लोकोमोटिव है, बड़ा एफिशिएंसी है, बड़ी गेन्स हैं, सेविंग्स हैं, लेकिन भैया नो अब आपके पेपर पेंसिल डिजाइन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप कोई सबूत दें इस चीज का. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए GE ने क्या किया कि उन्होंने $100 मिलियन की मदद से 50 के करीब ईवो यूनिट्स प्रोड्यूस किए और उनको कस्टमर्स को जो है वो नॉमिनल फी के अगेंस्ट प्रोवाइड किया गया ताकि कस्टमर्स उनको चला के चेक कर सकें और टेस्ट कर सकें कि वाकई ही उनकी इंजन रिलायबिलिटी भी है और क्या वो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है क्या वो वैल्यूबल एक एडवांसमेंट है भी या नहीं. अब देखिए अभी भी जब उसके जो इन्होंने ये जो टेस्ट किया कि मार्केट को फ्रीली ये इंजन्स प्रोवाइड किए उसके रिजल्ट्स क्या थे. तो प्रिपेयरिंग टू लॉन्च में हम देखते हैं कि जी इन अर्ली 2004 vague concerns about the Evo began turning to panic. A year into leasing phase, the sales team did not have a single firm order. Sales reps were getting positive feedback about performance of the leased Evos, but the customers were still reluctant to make the capital expenditure. Transportation November budget review or Evo had been grim. Worst case scenarios projected sales of only 30 to 50 locomotives out of the total 2005 capacity of 600 Evos. It was a performance that would result in significant losses. While some felt that GE might have to offer the Evo at an attractive initial price to attract sales, Amlet challenged the assumption. At IB review meeting, he was pushing the team in the opposite direction, urging them to focus on how to price the soon-to-be launched product to capture its full value. अब देखिए क्योंकि GE का पहला प्रोडक्ट इससे पहले फेल हो चुका था और उसको मार्केट में एक अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, इसकी वजह से GE ने उसने 50 इंजन्स जो थे कि वो लीज किए थे अपने कस्टमर्स को कि वो इन इंजन्स को चला के देख लें, इन इंजन्स को रन करके देख लें और देखें कि क्या वो अपने प्रॉमिस्ड जो प्रपोजिशंस हैं उन पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, क्या वो जो प्रॉमिस सेविंग्स हैं, जो प्रॉमिस्ड एफिशिएंसी प्रॉमिसेस हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसे पूरे उतर रहे हैं या नहीं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय 2004 एक भी जो कस्टमर था, जो लोकोमोटिव रनर्स हैं, जो रेलवे कंपनी से किसी एक भी कंपनी ने कोई भी ऑर्डर प्लेस ना किया. दो के सेल्स एग्जेक्टिव्स को पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा था, लेकिन उनकी राय यही थी कि 30 या 50 से ज़्यादा इंजन्स नहीं बेचे जा सकेंगे. एंड दिस वाज अ ग्रिम फिगर. व्हाई? बिकॉज जो कैपेसिटी थी कम से कम वो 600 एवोज प्रोड्यूस किए जाते थे और सिर्फ अगर 30 या 50 ही बेचे जा सकते थे तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का कोई भी फायदा नहीं था GE को. एज अ बिजनेस it would be a big loss because the Evo offered significant economic savings to the railroads over its life cycle. Amlet asked why it could not be sold at a premium over the previous models. Discussions about the impact of rising energy costs in the IB review meetings spilled over into detailed market and product analysis in the growth playbook sessions. These meetings with Amlet were very different from the session 1 strategy reviews over which Welch had presided. Where Welch had been cost and efficiency driven, Amlet was focused on market value of technological advancements like the Evo. In a deflationary world, you could get margin by working productively, Amlet said. Now you need to market to get a price. जहाँ जो उसकी मैनेजमेंट टीम थी उसका ख्याल था कि अगर हम ईवो को बेचना चाहते हैं तो हमें इसे कोई बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे बेचना चाहिए ताकि लोग ऑर्डर्स प्लेस करें ताकि कोई बिकने के चांसेस इंक्रीज हों. लेकिन एमलेट जो था उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट थी. उसने कहा नहीं, इसके अगेंस्ट इसको प्रीमियम प्राइस पे बेचें. अगर ये एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है या एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लोकोमोटिव है तो हम क्यों ना इसकी प्रीमियम प्राइस आस्क करें, जबकि हम समझते हैं कि ये अपने तमाम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दावों पे पूरा उतरेगा. हमें इसके लिए एक प्रीमियम प्राइस
चार्ज करना चाहिए। As a result of these discussions, the IB team refined EVO value story to focus on life cycle cost and decided to reflect the EVO's significant performance improvements in a 10% premium price. Knowing that this decision would cause anxiety within the sale ranks, Dave Tucker, the transportation VP of global sales, turned the annual January sales meeting in Cocoa Beach, Florida into calls to arms for EVO. Despite having a single firm order, in the opening session he announced that by June the sales team needed to sell out the factory and a significant price premium of the previous model. It scared the hell out of Salesforce, Tucker recalled. Frankly, we had never had a step function increase in pricing like that. देखिए, उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव की हदायत के मुताबिक उस पर 10% प्रीमियम प्राइस तो आस करना शुरू कर दी, लेकिन जब उन्होंने एक सेल्स की टीम का जो है वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई फ्लोरिडा में, जब तक से वो सिर्फ एक ही उनके पास ऑर्डर था, और जब उन्होंने कहा कि जून तक चीफ एग्जीक्यूटिव ये समझता है कि हमें सारे इंजन्स या फैक्ट्री को सेल आउट कर लेना चाहिए, तो ये सुनकर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे वो बहुत घबराए। उन्होंने कहा कि ये सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होना नामुमकिन है। Tucker challenged his sales force to come up with means to implement the plan. In addition to worries about the expected customer reactions, some expressed the concerns likely of response key competitor will not make the same upfront investment. But the marketing group analysis suggested that rising oil prices, increased rail tariff, and tightening emission standards could make customers more open to EVO benefits. After several days of joint discussions with marketing and product management, the sales force hit the streets committed to booking orders at the new price. देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि देखिए कि जो सेल्स टीम थी, फाइनली मच डिस्कशंस के बाद वो एग्री होगी कि हमें प्रीमियम प्राइस आस्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, रेल ट्रैफिक जो है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो क्यों ना अगर हम एक एफिशिएंट लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ हम एक एफिशिएंट अल्टरनेटिव दे रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हमें इसके लिए प्रीमियम प्राइस जो है हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अजीज़ तलबा, आज हम यहाँ तक ही इस केस स्टडी को स्टडी करते हैं, और कल दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी केस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, और इन पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि जीई जो है उसने अपने आप को नए प्रोडक्ट्स के साथ कैसे रिवाइव किया और उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इन पर्टिकुलरली हम जिन चीज़ों पे गौर करना चाहते हैं वो क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से जीई कहाँ लाई करती है, एमलेट के गोल्स क्या थे, और एमलेट्स ने अपने गोल को अचीव करने के लिए जीई में क्या ऑर्गेनाइजेशन जीई की स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस की, इसकी वजह से उसको क्या रिस्क उठा सकता है, वो इसकी वजह से वो क्या रिस्क फेस कर सकता है। ठीक है, और जो ये चेंज इंट्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से एमलेट जीई किस किस्म के रिस्क फेस कर सकती है, और ये जो एक नया प्रोजेक्ट ईवो का इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये ईवो का प्रोजेक्ट इसी चीज़ को जो है हाईलाइट करता है कि इनोवेशंस एक रिस्की वेंचर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें तो मार्केट्स उनको आसानी से कबूल कर लें, आप आसानी से एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ले आएँ। तो वी विल मीट अगेन टुमारो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।